करेंगे, बट द सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे पास तो रिसोर्सेस है, तो जाहिर सी बात है कि पिट्यूटरी आएगा, पीनियल नहीं आएगा। पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शायद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया था, बट इट्स ओके। Hello everyone, welcome back to Pavadan Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Pavadan Psychology, and I welcome you guys to Saturday's class. I hope you had a wonderful Diwali, and these festivals bring a reminder to us all that we should sit back, we should celebrate the moments. कभी कभी अपने लाइफस्टाइल जो इतनी टफ रहती है, काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग रहती है, थोड़ा सा ब्रेक लेना बनता है, and you have to rejuvenate yourself and again come back with a greater force and greater mindset to prepare for your entrance exam. All right. So today's class is going to be the discussion of PYQs on the topic of stress, coping, and health psychology. Oftentimes, these topics are a little neglected क्योंकि हम ज़्यादातर फोकस बायोलॉजिकल साइकोलॉजी पे करते हैं या फिर मेन टॉपिक्स पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये निग्लेक्ट हो जाता है. So we don't have to do that. We have to focus on these topics as well. All right. So without further ado, let's get into today's class. But before starting, let me just quickly introduce you to the batches that Pavadan Psychology offers. So if you are preparing for bachelor's, master's, MPhil, MA Clinical Psychology, or UGC NET JRF and GATE, we have curated batches for all these entrance exams. So you can find more information on our website, and recently we have also CUET PG 2026 admissions going on. तो इसके enrollments चालू हो चुके हैं. So save yourself a seat right now. Okay. Yes. By the end of this class, I'll also tell you more about the features of these batches. ठीक है? Okay. So I hope you guys are ready. I hope आप एक डायरी मेंटेन करो जहाँ पे हम ये PYQ सॉल्व कर रहे हैं. Also maintain the scores that you are having. ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ पे और कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है ना. ऑल राइट, ठीक है. सो यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस. Whom of the following conceptualize stress as a product of transaction between a person and his or her complex environment and propose the concept of primary and secondary appraisal of stressful situation which influences one's response to stress? ये पूछा गया था BHU में 2019 में. सो इसका आंसर जो है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो. यस यस यस. अगर आपने लास्ट वाली हमारी क्लास अटेंड की है, इंटेलिजेंस की पीवाईक्यूज हमने करे थे, तब भी हमने देखे थे एक पैटर्न देखने को मिलता है कि अक्सर बार पूछे जाते हैं डेफिनेशंस कि किस ऑथर ने या किस साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला है. सो वी हैव टू बी इवन वेल वर्स्ड विद दैट कि किसने ये बोला है. जैसे हमने करा था इंटेलिजेंस वाली क्लास में कि डेविड वेस्लर ने कुछ डेफिनेशंस दिए थे इंटेलिजेंस के, तो वो पूछे गए थे, है ना. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको पूछा गया है व्हाट वुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू. यस, एंड आई विल रिकमेंड कि आप क्या है एक आपके नोटबुक में एक बस एक सेक्शन बनाओ जहाँ पे आप बस ये डेफिनेशंस और उनके थेरिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जिसने भी ये दिया है उसका एक लिस्ट बनाओ. तो आपके पास बाय द एंड ऑफ दिस होल लर्निंग प्रोसेस यू विल हैव लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. ऑल राइट, ओके. यस, वंडरफुल फॉर एवरीवन हु हैज गॉट दिस आंसर करेक्ट. किसने दिया है? रिचर्ड लजारस जो है, इन्होंने ये दिया है. ही हैज प्रपोज बेसिकली द कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस. ये जो थ्योरी है ये इन्होंने दी है. और अब सबसे पहली बार इन्होंने बात की है दैट देयर आर टू अप्रेजल्स ऑफ स्ट्रेस. अप्रेजल मैंने क्या, यू विल से व्हाट इज अप्रेजल. अप्रेजल मतलब जब भी हम कुछ भी इवैल्यूएट करते हैं. यस, व्हेनेवर वी इवैल्यूएट. ठीक है, तो स्ट्रेस को भी हम इवैल्यूएट करते हैं दो प्रकार में, प्राइमरी वे में एंड सेकेंडरी वे में. ओके, यस. तो ये दिया है रिचर्ड लजारस इन्होंने. ऑलराइट, इसके बारे में हम और बात करेंगे, बट द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू दिस. ठीक है, तो ये एक बार सॉल्व कर लो, फिर इस थ्योरी के बारे में हम बात कर लेते हैं. ठीक है, ऑलराइट.
What is the second question? What triggers the secondary appraisal of a stressor? ये पूछा गया था JMI में 2023 में पूछा गया था. So you can see that it's pretty recent. Yes. All right. Take your time and choose the option. Okay. जी, क्या होगा इसका आंसर? वंडरफुल. Absolutely right for everyone who's getting the right answer. Very, very good. Yes. How a threat is perceived. ठीक है. How a threat is perceived, ये क्या आता है? हमारा secondary appraisal आता है. इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं. हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि रिचर्ड लजारस जो है, हाँ, इन्होंने हाँ कॉग्निटिव थ्योरी और स्ट्रेस अप्रेजल दी है. ओके. बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू स्टेट इज दैट कभी भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट इनहेरेंटली स्ट्रेसफुल नहीं होता है. नो सिचुएशन इज इनहेरेंटली स्ट्रेसफुल. हमें पता है सिचुएशंस जो होते हैं कभी कभी क्या हो सकते हैं, इररिलेवेंट हो सकते हैं कि आपसे उसका कुछ संबंध नहीं है ना. इररिलेवेंट हो सकते हैं. नहीं तो क्या, कुछ सिचुएशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं. फ्यू सिचुएशंस आर हैप्पी एंड पॉजिटिव. यस. एंड फ्यू सिचुएशंस आर व्हाट? स्ट्रेसफुल. ओके. ओके. हाँ, बट ये कौन डिसाइड करता है? हमारा कॉग्निशन, हमारा खुद का इंटरप्रिटेशन जो है ये डिसाइड करता है. कोई भी सिचुएशन इनहेरेंटली नहीं होता. ठीक है. अगर आपने इसको इंटरप्रेट कर दिया किसी भी सिचुएशन को दैट इट इज स्ट्रेसफुल इन नेचर, तो दो अप्रेजल आते हैं. एक आता है प्राइमरी अप्रेजल. प्राइमरी अप्रेजल में आप क्या करते हो? यू आइडेंटिफाई, यू इंटरप्रेट कि क्या ये सिचुएशन हार्म वाली है, लॉस वाली है, थ्रेट वाली है, या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है. मान लो हार्म इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी बीन डन. मान लो किसी की जॉब अगर छूट गई है, तो दैट लॉस इज ऑलरेडी बीन डन, है ना. थ्रेट मतलब क्या? फ्यूचर में क्या हो सकता है इसका स्ट्रेस आना, है ना. कि फ्यूचर में जाके जॉब लूज हो सकती है. इस बॉस ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है तो शायद मेरी जॉब चली जा सकती है. तो ये क्या हो गया? एक थ्रेट हो गया. चैलेंजिंग माने क्या? हाँ, जब भी आपको कुछ भी चैलेंजिंग वाला मोटिवेशन आ जाता है ना. हाँ, तो इन तीनों भी कारण की वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रेस आ सकता है. तो ये होता है प्राइमरी अप्रेजल. वी इंटरप्रेटेड इन दीज थ्री फैशंस. फिर क्या होता है? सेकेंडरी अप्रेजल. सेकेंडरी अप्रेजल में हम देखते हैं क्या हमारे पास इस स्ट्रेस को डील करने के लिए रिसोर्सेस है. डू वी हैव द रिसोर्सेस और कोपिंग एबिलिटीज. अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे पास तो रिसोर्सेस है, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस कम हो जाएगा. और अगर किसी को लगता है कि मैं इस स्ट्रेस से डील नहीं कर पाऊंगा, नेचुरल सी बात है कि स्ट्रेस क्या है? विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना. यस. ऑल राइट. तो दिस इज व्हाट द बेसिक क्रक्स व्हाट रिचर्ड लजारस हैड गिवन. ओके. इन्होंने कोपिंग के बारे में भी बात की है. ही हैज सेड कि जब भी हम कोपिंग करने जाते हैं, उस सिचुएशन से डील करने के लिए जाते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं. एक होता है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग. मान लो कि मुझे क्या है, सीयूईटी पीजी की एग्जाम देनी है. ठीक है. हाँ, तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि आगे जाके क्या होने वाला है. ये मेरे लिए काफी ज्यादा क्या है, एक तरीके से चैलेंजिंग वाली सिचुएशन है. तो मैं उसको, उस प्रॉब्लम को कैसे कोप अप करूंगी? बाय डायरेक्टली डीलिंग विद इट, बाय डायरेक्टली saying that I'm now setting a timetable and I'm going to study very very hard for it. By studying hard I'm dealing with it. तो ये क्या होगी? प्रॉब्लम फोकस्ड होगी. दूसरी होती है इमोशन फोकस्ड कोपिंग. अगर आपके, हाँ, अगर आपके कुछ सोशल रिलेशंस ऐसे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है, तो आप क्या कर लेते हो? यू वर्क ऑन योर सेल्फ रादर देन वर्किंग ऑन द एनवायरमेंट. यू वर्क ऑन योर सेल्फ ऑन हाउ टू डील विद सच पीपल और सच एनवायरमेंट. तो ये क्या हो गया? ये इमोशन से डील करने वाला कोपिंग स्ट्रेटेजी हो गया. ओके. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट रिचर्ड लजारस हैज स्पोकन अबाउट. सो आई होप ये क्लियर है. एंड दिस इज हाउ, ये जो हमारा आंसर है सेकेंडरी अप्रेजल का,
हाउ अ थ्रेट इज परसीव्ड। ओके, ये आ जाता है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज Hans-Selye's general adaptation syndrome consists of 3 stages. Which one of the following is not correct? Yes, exactly. Yes. Yes. It's very very common and काफी बार रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो इनका मॉडल है काफी बेसिक सा मॉडल है। या एंड दिस इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। अगर यहाँ पे आपको उनके थ्योरी के तीनों स्टेजेस पता है तो ये ऑप्शंस जो है आप करेक्ट कर लोगे। ओके, यस यस, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे क्या है, रिप्रेशन नहीं आएगा। यस, रिप्रेशन इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्या क्या होते हैं, पहली होती है अलार्म रिएक्शन स्टेज, यस, दूसरी होती है रेजिस्टेंस वाली स्टेज, एंड तीसरी होती है एग्जॉशन वाली स्टेज। क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, रिप्रेशन क्या है, ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बराबर चीज। हाँ, चलिए तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हान सेले जो है, इन्होंने इनका जो गैस सिंड्रोम है या फिर गैस मॉडल भी कहते हैं, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम या मॉडल भी हम कह सकते हैं, तो ये दिया था। he has talked about how our body reacts to the stress that is ongoing. Yes, बॉडीज रिएक्शन टू स्ट्रेस। तो इन्होंने इसको क्या है, सिंपल तरीके में 3 स्टेजेस में बोला है। सबसे पहला होता है हमारा अलार्म रिएक्शन स्टेज। अलार्म रिएक्शन स्टेज में क्या होता है, आप सबको पता है, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में हम आ जाते हैं। आवर बॉडी गेट्स इनटू द व्हाट, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, जहां पे क्या हो जाता है, यस, हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड। यस, हाँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक बार एक्टिवेट हो जाए कि आप एक तो एक सिचुएशन से क्या है, फाइट करो या फिर फ्लाइट करो, तो आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाना, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, यस, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन के कुछ सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलते हैं। यस, इतना ही नहीं, और क्या हो जाता है, जो भी, यस यस, इस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले हॉर्मोन्स है वो भी रिलीज हो जाते हैं। यस, हाँ, एड्रेनलिन, एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन, ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं। यस, कॉर्टिसोल इज रिलीज्ड, एब्सोल्युटली राइट। तो ये सब कहाँ पे होता है, अलार्म स्टेज में होता है। यस, फिर क्या हो जाता है, दूसरा आता है रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज में क्या हो जाता है, नाउ योर बॉडी इज अडेप्टिंग टू वॉट एवर द स्ट्रेस हैज ऑकर्ड। नाउ योर बॉडी इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स रेगुलर एंड नॉर्मल लेवल्स। द बॉडी इज ट्राइंग टू गेट बैक टू इट्स व्हाट, नॉर्मल लेवल्स। तो हमें पता है जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद हमारी क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स एक्टिवेट। यस, तो यहाँ पे आपके प्यूपिल जो डायलेट हुए थे वो रिलैक्स करना, है ना, हार्ट बीट जो है इंक्रीज हुई थी वो स्लो होना, ये सब हो जाता है। ओके, बट व्हाट इफ समवन हैज स्ट्रेस स्टिल ऑनगोइंग। अगर किसी को अभी भी स्ट्रेस ऑनगोइंग है तो क्या हो जाएगा, हाँ, बॉडी में फिर भी क्या है, कॉर्टिसोल रह जाएगा, बॉडी विल स्टिल हैव कॉर्टिसोल, एंड देन दैट पर्सन हु हैज स्टिल ऑनगोइंग स्ट्रेस will reach to the stage number 3, which is your exhaustion stage. एग्जॉशन स्टेज में क्या हो जाएगा, हम अक्सर बार बात करते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस कैन कॉम्प्रोमाइज योर इम्यून सिस्टम। यस, इफ यू हैव स्ट्रेस फॉर नंबर ऑफ इयर्स तो क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपके बॉडी के जो रिसोर्सेस है वो एक तरीके से डिप्लीट होने चालू हो जाएंगे, एंड यू विल फेस व्हाट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलनेसेस। एक तो वो साइकोसोमैटिक हो सकते हैं, है ना, हाँ एग्जैक्टली, साइकोसोमैटिक हो सकते हैं, या फिर कुछ मेंटल इलनेस भी हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब भी हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, एग्जॉशन स्टेज में होता है, जब आपकी बॉडी जो है उसके सारे के सारे रिसोर्सेस अभी खत्म हो चुके हैं। ऑलराइट, so this is what general adaptation syndrome talks about. I hope this is clear. All right, ठीक है, wonderful. Okay, this is our fourth question for you. The stress which is related to combat experiences childhood sexual assault is called as dash.
ये DU में आया था, MA अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए 2021 में। यस। ओके, ठीक है, ऑल राइट, वंडरफुल। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे, पर इसका सही आंसर क्या बनता है? डिस्टेंस स्ट्रेस बनता है। डिस्टेंट माने क्या? हाँ, कि कुछ डिस्टेंस है ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स होते हैं जो मान लो बचपन से आ रहे हैं, होते हैं कि किसी को सपोज अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होता है, या फिर कुछ भी पेनफुल एकदम स्ट्रेसर्स होते हैं जो अभी भी उनके अडल्ट लाइफ में डोमिनेट कर रहे हैं, उनके इमोशनल जो मैकेनिज्म्स है उस पर डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस स्ट्रेस कहते हैं, है ना। यस। PTSD सर्वाइवर्स एज वेल, यस, उनको भी क्या होता है? डिस्टेंस स्ट्रेस महसूस होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस माने क्या? वी विल इवेल्युएट अदर ऑप्शंस एज वेल। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब क्या? ऑन गोइंग स्ट्रेस, बहुत लंबे टाइम से आ रहा है। मान लो कि आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा है जो काफी सालों से इलनेस से जुड़ा हुआ है, तो उनका टेक केयर करना, ये क्या है? क्रॉनिक स्ट्रेस है जो बहुत सालों से एंड अभी तक हो रहा है, बराबर। नेचुरलिस्टिक स्ट्रेस हम कह सकते हैं, जो नेचुरल सी चीज है कि सबको होता है ना, जैसे एग्जाम्स, जॉब इंटरव्यू। यस। तो ये क्या हो गया? नेचुरलिस्टिक स्ट्रेस के बारे में बात हुई। एंड फिर क्या आता है? यस। हाँ, एक्यूट टाइम लिमिटेड स्ट्रेस, मान लो कि आपको क्या है, एलोक्यूशन में आपने बांट लिया है, तो आपको स्पीच देना है या फिर पब्लिक स्पीकिंग आपको करनी है, तो स्टेज पे जाके जो भी लिमिटेड अमाउंट 30 मिनट्स का जो भी आपका स्पीच है, उसमें जो आपका थोड़ा स्ट्रेस आता है, तो ये क्या है? टाइम लिमिटेड स्ट्रेस है ना। यस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स लाइक सेक्सुअल असॉल्ट एंड एक्सपीरियंसेस, इवन वॉर एक्सपीरियंसेस हम कह सकते हैं, जो भी सोल्जर्स है, जो भी आर्मी पर्सनल रहे हैं, है ना, उनको तब के टाइम से जो भी स्ट्रेस आया है, जो अभी भी उनके लाइफ में डोमिनेट करता है, यस, तो उसको हम डिस्टेंट स्ट्रेस करते हैं। ओके, यस, ऑल राइट, यस। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, managing internal or environmental demands that are appraised as taxing or exceeding one's resources is called as dash। ये किसकी डेफिनेशन है? जी, वंडरफुल, वंडरफुल, एब्सोल्युटली राइट, है ना। इजी था क्योंकि ऑप्शंस भी, यस, ऑप्शंस भी काफी ज्यादा इजी थे, है ना। यस। तो ये क्या है? कोपिंग की डेफिनेशन है। कोपिंग मतलब क्या? मैनेजिंग इंटरनल और एनवायरमेंटल डिमांड्स दैट आर टैक्सिंग और एक्सीडिंग वंस रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की कि प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में हम डायरेक्टली प्रॉब्लम से डील करते हैं। डायरेक्टली CUET PG के लिए क्रैक करना है तो मैं डायरेक्टली क्या है, पढ़ाई करने लगूंगी, है ना। और क्या होता है? इमोशन फोकस कोपिंग है, जब हम इमोशंस को मैनेज करते हैं। यस। तो आपको क्या है, ऐसे डेफिनेशन भी पूछेंगे, चाहे कभी स्ट्रेस का डेफिनेशन पूछेंगे, कोपिंग का डेफिनेशन पूछेंगे। यस, तो उस पे भी हमें फोकस करना है। ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, अक्सर बार हम वही नहीं करते, थिंकिंग दैट इट्स टू इजी। या, ओके, ओके। और एक है, the generic drug names that lower anxiety and reduce stress is called as dash। Options are barbiturates, caffeine, nicotine and benzodiazepines। क्या आएगा इसका आंसर? हाँ, यस यस यस। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बायोसाइकोलॉजी का भी काफी ज्यादा रेफरेंस है। यस। सो साइकोलॉजिकल लाइक जो भी हमारा सिलेबस होता है, उसमें भी हमारे टॉपिक्स काफी ज्यादा ओवरलैपिंग होते हैं। या, ओके, यस, अगेन वेरी इजी, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। ये क्या है? बेंजोडाइजिपीन्स हमारा आंसर बनता है। हमें पता है कि साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, एंग्जाइटी लोअर करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं बेंजोडाइजिपीन सच एज डाइजेपाम एंड अल्प्राजोलाम। यस। हाँ, जो कि क्या है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं एंड प्रमोट अ रिलैक्सिंग इफेक्ट। यस।
हाँ, कहाँ पे? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा कौन है? हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी पता होने चाहिए। द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर सिस्टम इज गाबा एंड एक्साइटेटरी कौन सा होता है? ग्लूटामेट होता है। एब्सोल्युटली राइट। कैफीन क्या है? स्टिमुलेंट है। बार्बिचुरेट क्या है? सेडेटिव्स है विथ हायर डिपेंडेंसी। निकोटीन आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो आपका नेचुरल सी चीज है बेंजोडाइजेपिन, करेक्ट आंसर बनता है। ऑल राइट, ओके। Yes. Now we're reaching the end of it. Statement 1 and statement 2. Self regulation is the ability to manage one's impulses and emotions. And statement 2 says that self efficacy refers to managing emotions and others' behavior. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? क्या दोनों भी ट्रू है या दोनों भी फॉल्स है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस, एब्सोल्युटली राइट। वेरी इजी वंस अगेन कि क्या है? ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? जब हम अपने इमोशंस, अपने इम्पल्सेस को मैनेज कर पाते हैं। बट सेल्फ एफिकेसी का क्या ये डेफिनेशन है? यस, दैट मैनेजिंग इमोशंस एंड ऑफ सेल्फ एंड अदर्स? नो, एब्सोल्युटली नॉट। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? हाँ, एक इंडिविजुअल की बिलीफ कि क्या वो चीज वो कर पाएगा। इंडिविजुअल्स बिलीफ टू कैरी आउट अ टास्क और अचीव और परफॉर्म, है ना? जैसे मान लो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपको बिलीफ है कि आप सीयूईटी पीजी में अच्छे नंबर लेके आओगे, तो ये क्या है? आपको हाई सेल्फ एफिकेसी है। आप कॉन्फिडेंट हो उस बात पे कि आप कर लोगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, उसको लगता है कि उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है या उसमें इतना ये नहीं है, एग्जैक्टली तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि लो सेल्फ एफिकेसी है। किसने दिया है ये टर्म? अल्बर्ट बंड्यूरा ने दिया है ना? Yes. Bandura has coined the term of self-efficacy. He has talked about self-efficacy. Yes, absolutely. So over here, only your statement 1 gets correct, but statement 2 is not correct. All right? Yes. Okay. ठीक है। अब आते हैं कहाँ पे? आते हैं हेल्थ साइकोलॉजी पे आते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी पे। हाँ, यस यस, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में क्या है, हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना? Okay, so let us see. Transcutaneous electrical nerve stimulation is an example of which of the following? Okay, तो यहाँ पे गलती से आंसर दे दिया है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो गया? हाँ, शायद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया था, बट इट्स ओके। तो ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एम्पेरिकली टेस्टेड एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पेन है। आप देखोगे कि अक्सर बार लोगों के सर्जरीज हो जाते हैं, कुछ मसल पेन वगैरह होता है, तो एक पॉइंट तक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, बट मेडिसिन के साथ साथ क्या किया जाता है अब, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडिंग, तो टेंस जो है ये थेरेपी जो है उनको रेकमेंड की जाती है। टेंस में क्या होता है? बेसिकली हम जानते हैं कुछ ऐसे दिखने वाला एक डिवाइस रहता है, उसका एक स्पेसिफिक वोल्टेज रहता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। तो जहां पे भी पेन है किसी भी मसल में, या जहां पे भी पेन महसूस हो रहा है, वहां पे ये इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं एंड एक लो वोल्टेज का करंट जो है वो पास किया जाता है। ओके, यस, एग्जैक्टली। तो क्या होता है? हाँ, पेन का परसेप्शन जो है या उनका जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड स्पेशली ये मेडिसिन के साथ अगर ये रेकमेंड किया जाता है, मेडिसिन के साथ अगर इसके सेशन हो जाते हैं, देन इट्स हाँ, रिकवरी के लिए और भी बेटर। ओके, यस, जी, ओके। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ओके, आपको फिजियोथेरेपी यूनिट्स में वगैरह भी इसको देखने को मिलेगा। ऑल राइट, ठीक है। अगेन वेरी वेरी इजी, ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। डायबिटीज
is caused by what? Yes, do you think diabetes is caused solely due to hereditary, or do you think it's caused solely due to environment? हाँ, what do you think? या आपको लगता है कि cause certain नहीं है? What is it exactly? यस एब्सोल्युटली। तो कभी भी क्या है, बस हेरिडेटरी फैक्टर से कुछ भी नहीं होता है ना? हमें पता है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। एग्जैक्टली, so it's interaction between both hereditary and environment. All right, yes, easy one. Now, which of the following personality type is associated with heart disease? आज गलती से आंसर्स रिवील हो रहे हैं। या बट आई थिंक यू गाइज प्रिटी मच नो अबाउट दिस। पर्सनालिटी के टाइप्स भी आपको पता है ना? तो देख के ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि विच पर्सनालिटी टाइप इज एसोसिएटेड विद हार्ट डिसीज। यस एब्सोल्युटली। टाइप ए जो पर्सनालिटी होती है, इट इज रिस्की और इट्स मोर ससेप्टेबल फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, है ना? यस, हम देखते हैं टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी क्या होती है। आप खुद के लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। टाइप ए वाली पर्सनालिटी कौन होते हैं? कुछ ऐसे लोग जो काफी ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, परफेक्शनिस्ट एक प्रकार से होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, यस, कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो ये वाले जो लोग होते हैं, हाँ, ये दे आर मोर प्रोन टू हैविंग अ हार्ट डिसीज। हाँ, जो ऐसे एकदम टाइमली रहते हैं कि अभी के अभी चाहिए, नहीं तो नहीं, है ना? अर्जेंसी पे, फास्ट पेस एंड एकदम बिजी लाइफ में होते हैं। यस, जो एक प्रकार से इजीली स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। यस एब्सोल्युटली। तो ये क्या हो गया, टाइप ए पर्सनालिटी के फीचर्स हो गए। टाइप बी पर्सनालिटी कहाँ पे आती है? कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा लेड बैक अप्रोच रहता है कि हाँ हाँ होने दो, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा, ऐसा वाला अप्रोच जो लेके आते हैं। तो ये क्या होते हैं, थोड़े लेस कम्पिटिटिव होते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। यस, इजी गोइंग होते हैं, रिलैक्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये आप देखोगे, आप ये लोग जो है एकदम लाइट हार्टेड रहते हैं, कुछ भी चीजें जो है एकदम तुरंत दिल पे नहीं लगाते, है ना? यस, लाइफ सेटिस्फैक्शन होता है इनमें, बिकॉज दे आर एंजॉइंग लाइफ सो मच, दे आर सेटिस्फाइड विद लाइफ। यू वोंट फाइंड दीज पीपल क्रिविंग अबाउट लाइफ। यस, दे आर फन लविंग, इजी गोइंग, ठीक है? तो ज्यादा इसमें क्या कहते हैं, जेल होना इनके साथ इट्स वेरी इजी। यस, दे आर फ्रेंडली, एंथुजियास्टिक, कॉन्फिडेंट। यस, स्ट्रेस को भी ज्यादा ये, हाँ, इतना नहीं लेते। एग्जैक्टली, सो नेचुरल सी चीज है कि टाइप बी पर्सनालिटी विल बी लेस एंड लेस प्रोन। यस, एग्जैक्टली। सो टाइप ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एंड कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर इज व्हाट टाइप ऑफ मॉडल? दिस वाज प्रीटी आस्क्ड रिसेंटली, 2023 में पूछा गया था। Is it a social learning model? Is it a social cognition model, social behavioral model, or cognitive behavioral model? क्या लगता है ये क्या है? यस एब्सोल्युटली। तो ये क्या है, एक सोशल कॉग्निशन मॉडल है। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन जो है, इसका एक्सटेंशन है थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन का एक्सटेंशन क्या है? थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर। कब दी गई थी? 1980 में दी गई थी, है ना? सॉरी 85 में दी गई थी बाय एडजेन। ओके, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर? बेसिकली थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर टॉक्स अबाउट दैट an individual's behavior, yes, an individual's behavior can be predicted based on his behavioral intention. किसी का भी बिहेवियर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर बिहेवियरल इंटेंशन। तो इसमें तीन प्रकार आते हैं। पहला, तीन कंपोनेंट्स होते हैं एक प्रकार से हम कह सकते हैं। पहला होता है पर्सनल एटीट्यूड्स, दूसरा होता है सब्जेक्टिव नॉर्म्स,
ओके, हाँ। और तीसरा क्या होता है? परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। ओके, सो ही टॉक्ड अबाउट कि हमें क्या करना है। हमें अगर किसी का बिहेवियर जानना है तो उसका बिहेवियरल इंटेंशन देखो। तो इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला तो पर्सनल एटीट्यूड। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्मोक करता है, ओके, ही और शी स्मोक्स, ओके, तो उसका एटीट्यूड क्या है कि आई नो दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल, बट कभी कभी किया तो चलता है। तो उसका एटीट्यूड क्या हो गया कि कभी कभी किया तो चलता है, ठीक है ना। हाँ, अभी सब्जेक्टिव नॉर्म्स मतलब क्या? क्या आजू बाजू में उसका ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ पे स्मोकिंग होता है या नहीं होता है? व्हाट इज द एनवायरमेंट ऑल्सो ऑफरिंग? अगर अगर ऐसा है कि वो ऐसे वर्क प्लेस में जो उसके कलीग्स भी उसके साथ स्मोक कर रहे हैं एंड कलीग्स ऑल्सो हैव सिमिलर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग, तो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से उसको बेनिफिटरी फैक्टर आ गया है यहाँ पे, है ना, कि वो भी तो कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. फिर क्या आता है? परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, कि खुद का क्या आप स्मोकिंग के हाथ में हो या स्मोकिंग आपके हाथ में है ना? आर यू फॉलिंग फॉर इट और इज इट इन योर कंट्रोल? अगर आप कहते हो कि नहीं, जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, जब भी बॉस डांटते हैं, तो मुझे एक पफ तो मारना ही पड़ता है, तो ये क्या हो गया? इसका मतलब आपकी कंट्रोल में स्मोकिंग नहीं है, नेचुरल सी चीज है, ठीक है। तो इस सबसे डिसाइड क्या हुआ? आपका बिहेवियरल इंटेंशन। आपका बिहेवियरल इंटेंशन यहाँ पे क्या हो गया? दैट आई नो दैट स्मोकिंग इज बैड बट कैन बी डन ओकेजनली। ओकेजनल करने में क्या है? कुछ भी हार्म नहीं है। ये आपका क्या हो गया? इंटेंशन हो गया, जिसके वजह से आपका बिहेवियर डिसाइड होता है विच इज स्मोकिंग, जिसके वजह से आप क्या करते हो? स्मोकिंग में इंडल्ज करते हो। ऑलराइट, yes, so this is what theory of planned behavior talks about. It talks about your behavior based on your behavioral intention. ठीक है? All right. So I hope that's clear, and you can put down your scores in the chat box. Okay. I hope you like this class, and we'll come up with more such classes. Do let us know what kind of content that you want to see. Are there any specific topics that you want us to cover it? Yes. And like I said you in the very beginning कि हमारे classes की जो features है, so you'll get live classes, recorded classes, you'll get curated book and study material. Also, our app and web portal is very easy to navigate through. Also, you'll get very timely test series, so you can check your strengths and weaknesses. And इतना ही नहीं, आपको क्या मिलेगा? Round 2 की prep यानी interview की prep, that will also be done. So these are our few toppers. Yes, consistently from 4 years, and connect us on our WhatsApp and Telegram channels for more up-to-date information on psychology. If you're someone who wants to get into the academia and research side of psychology, we have a faculty fellowship program that's coming up. And for more details about that, you can check out our website and call us. Okay, we are present on all social media platforms. I'll come up with more such classes. Till that time, take care and have a good day. Bye bye.